मैम क्या नाम है आपका? मेरा मैं डॉक्टर चेरी बिंदल, जी मैम, कौन सा ऑप्शन है मैम आपका? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। तो कैसा लगा पेपर आपको, कैसा हुआ? आज चूंकि मैं बता दूं आपको दोस्तों, अभी जो ये ऑप्शनल का सेकंड पेपर खत्म हुआ है, तो मैम का एंथ्रोपोलॉजी है। तो मैम कैसा लगा पेपर देख करके जब आपने पेपर खोला था? पेपर 1 बहुत इजी आया था, पेपर 2 टफ आया था। अच्छा। हाँ। तो क्या सभी ऑप्शन में मुझे लग रहा है यही हो रहा है, जिससे मैंने रिव्यू लिया अभी तक सभी कह रहे हैं कि पेपर 1 इजी था, पेपर 2 टफ है, या पेपर इस तरह का था? हाँ, तो पेपर 2 तो सच में टफ था, पेपर 1 इजी अच्छा, था। किस तरह के सवाल थे एंथ्रोपोलॉजी के? मतलब एक्चुअली आउट ऑफ जो पहले कभी आए नहीं, पीवाईक्यू मेनली करते हैं ना, तो उसमें आउट ऑफ पीवाईक्यू बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। हाँ। अच्छा, इसमें नहीं थे सेकंड में? सेकंड वाले में। हाँ सेकंड, अच्छा सेकंड वाले में। हाँ। और मैम एंथ्रोपोलॉजी की मैं बात करूँ तो पिछली बार के कंपैरिजन आपने देखा होगा, आपने मेंस कौन सी बार लिख रहे हैं मैम? ये मेरा पहला मेंस है। पहला मेंस लेगा, पीवाईक्यूज ऑब्वियसली आपने देखे होंगे, दिए होंगे, लिखे होंगे। तो क्या कंपेयर करें तो अब इस बार का पेपर कैसा लगा पिछले बार के कंपेरिजन? अब मैं ना कह नहीं सकती, मैंने लास्ट टाइम मेंस नहीं दिया था, तो मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यूज आपने ऑब्वियसली देखे होंगे, तो उसके हिसाब से। पेपर 2 टफ था, पेपर 1 ठीक था मतलब। अच्छा, पिछले बार के कंपैरिजन। ओके, तो मैम आपकी तैयारी अप्रोच क्या थी एंथ्रोपोलॉजी के लिए? एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने वेब की क्लास करी थी और बाकी टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, और मतलब एक पीवाईक्यू कोर्स भी लिया था। बाकी मतलब मेनली ये था कि ठीक है बहुत लिखा कुछ किया, बट अल्टीमेटली ना मुझे ऐसा लग रहा है टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में। मतलब मुझे वो अखर गया थोड़ा अभी सेकंड पेपर में। ओ, तो क्या टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से नहीं कर पाई? क्या कमी किस वजह से नहीं हो पाया टाइम मैनेज? क्या टेस्ट सीरीज नहीं दी थी आपने, सही से नहीं लगाया? क्या गलतियों को मानेंगे आप? ये टेस्ट तो मैंने बहुत दिए थे, बट ये था कि क्वेश्चन चूज़ करना बहुत टफ हो रहा था। अच्छा। क्योंकि क्वेश्चन आप उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं वैसे चूज़ करना होते हैं ना, तो आप मतलब वो एकदम बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ वो थे ना, तो क्वेश्चन चूज़ करने में बहुत दिक्कत आई सेकंड वाले में। एज ए सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी कैसा रहता है? क्या आपको स्कोरिंग लगता है? क्या सोच के आपने चूज किया था एंथ्रोपोलॉजी? क्योंकि जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्या वो चूज कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस देख करके, या फिर कुछ और आपने दिमाग में रहा होगा जब आपने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया होगा? एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, इसलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। अच्छा। वैसे मेडिकल साइंस भी चूज़ कर सकते थे, बट मतलब मैंने एमडी कर लिया है, तो फिर मैं भूल गई थी मेडिकल साइंस का। मैं एमबीबीएस के बाद करती तो सही रहता, तो फिर मुझे एंथ्रोपोलॉजी सही लगा। क्या मैम मार्केट में बुक लिस्ट रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल हैं एंथ्रोपोलॉजी के लिए? हाँ, मार्केट में अवेलेबल है। हाँ। आपकी बुक लिस्ट क्या थी, आपकी रिसोर्सेज वगैरह बताओगे जरा? मतलब मैंने तो कोचिंग का थोड़ा मटेरियल पे फोकस किया, और बाकी अक्षर जैन किताब तो वो तो भाई सेवियर है। और बस बाकी तो फिर अपन जो टेस्ट सीरीज लेते हैं, और मतलब जैसे मैंने पीवाईक्यू कोर्स भी लिया था अभी एक, तो उससे फिर मतलब वो कंटेंट ऐड होते जाता है। हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा ना बेसिक बुक्स को खूब नहीं पढ़ा था, जैसे पीनाथ और ये सब ऐसे इनको खूब डिटेल में नहीं पढ़ा था, सिर्फ जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव वाला मटेरियल था उतना ही। मैम ऑप्शनल के लिए लेंथ नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? और ज़रूरी है तो कितना ज़रूरी है, कैसे बनाने चाहिए? ऑप्शनल के लिए नोट्स, अब मुझे ऐसा लगता है आज पेपर देखे कि अल्टीमेटली याद होना चाहिए चीज़ें, कितना ही लिख लो कितना ही कर लो, याद होना चाहिए, रिवाइज हो जाना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो टेस्ट सीरीज़ में लिखी थी याद थी, बट वो आज याद ही नहीं आ रही थी। तो नोट्स बनाओ या बुक से ही पढ़ लो। जैसे तो नोट्स बनाते हैं तो एक मेमोरी वो बन जाती है, मसल मेमोरी से बोलते हैं, बट मुझे अब अल्टीमेटली ये लगता है चीज़ें याद हों और आप टाइम मैनेजमेंट कर सको, बस ये। 2024 का मेंस फिनिश हो चुका है, कैसा लग रहा है आपको मेंस दे करके, लिख करके? आज लास्ट पेपर था, वो भी हो गया, और क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये रहा कि मेरे मतलब अच्छे गए पेपर्स वैसे, बस ये एंथ्रो का पेपर सेकंड थोड़ा मैंने टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं, बट फिर भी ठीक है, जो टफ क्वेश्चन उसने कम टाइम दिया, मतलब बात एक ही थी वैसे। और जीएस के पेपर्स मतलब मेरा पहला मेंस था, तो मेरा बस एक ही एम था कि मुझे अपना मतलब मुझे ना पूरे क्वेश्चन सारे लिखने हैं, छोड़ना एक क्वेश्चन नहीं है, तो बस मैंने उस पर ध्यान दिया। और बाकी ना मुझे अच्छा लगा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे वो हो जाता है, सुबह शाम एकदम। और एथिक्स के पेपर में तो इतना हेडेक हो रहा था कंटिन्यूस, वो मतलब क्योंकि वो तीसरा लास्ट था ना, बट ठीक है, मतलब ये था कि मैं बस इस बात से खुश हूँ कि मैंने पेपर्स कंप्लीट कर लिए। क्योंकि एक सर ने मुझसे कहा था कि पेपर्स कंप्लीट कर लेना, बस जिसका कंप्लीट हो गया बस वो क्रॉस कर लेगा। अब देखते हैं, मतलब बाकी बस पेपर्स। हाँ, बाकी मतलब इस बार ये बहुत इजी आया था वैसे, कंपल्सरी वाले पेपर्स
तो मतलब मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं था कल उनके लिए, मैं ऑप्शन ही पढ़ रही थी इन 5 दिनों में। अच्छा। पर मैंने बिना पढ़े उनको दिए, मतलब बहुत कम पढ़ा उनके लिए, बट वो फ्रूटफुल रहा कि मुझे लगा कि पास हो जाऊँगी इसमें। एंथ्रो का पेपर हो गया था टाइम पर, सेकंड पेपर जो आप कह रहे हैं? नहीं, कंप्लीट तो पूरा हो गया, बट जैसे थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट होता तो मैं कुछ और अच्छा कर पाती, ऐसा मुझे लगा बस। लास्ट में क्या आपकी एडवाइस रहेगी स्टूडेंट्स की जो आपको देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वो लोग, और क्या कहना चाहेंगे? मतलब सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एग्ज़ाम ना, मतलब जैसे इतना पढ़ते हैं सब करते हैं, जैसे मैं भी इसके लिए कब से पढ़ रही हूँ, बट ये है अब इतना पढ़ा बट अल्टीमेटली एग्ज़ाम में कुछ भी, मतलब ऐसा बाई चांस कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप नहीं टाइम मैनेज कर पा रहे हो, आपको नहीं याद आ पा रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है प्लान बी होना चाहिए। जैसे मेरा प्लान भी था स्ट्रॉन्ग, तब मैं इसमें आई कि भैया कुछ ना होगा तो भी अपन सेफ़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है प्लान भी होना चाहिए मुझे लगता है। उसके बाद ये है कि ना पेपर देके मुझे ऐसा लगा, सब लोग इतना डराते हैं ना यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब अपने मतलब बस वो स्पीड को रखो और चीज़ों को याद रखो। सबसे इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ। आप सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहो, क्योंकि ना एग्ज़ाम में वो इतना ज़रूरी होता है, और ये जो उनके 7-8 दिन होते हैं ना पढ़ने, उसमें भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ होती है तो आप मतलब अल्टीमेटली आपकी मेंटल खुशी अगर आप रहती है तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है आपको, मुझे ऐसा लगता है। तो और आजकल क्या है, ये जो इतना वो हो गया है ना एक कल्चर, यूपीएससी और बच्चे तो घबरा जाते हैं। मैं ही बहुत घबराई थी पहले, क्योंकि अब पर मैंने अम्मी सीखा तो मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और इतना कोचिंग और ये सब करते हैं। ठीक, कोचिंग सुनना ज़रूरी है, बट ये है कि ना अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट है, याद करो, खुश रहो और प्लान भी स्ट्रॉन्ग रखो कि मतलब एकदम डायरेक्ट घुसना इसमें भी थोड़ा मुझे लगता है, मतलब मेरे हिसाब से तो रिस्की है इस फील्ड में जाना, क्योंकि फिर आपकी वो रैंक आना, आपकी डिज़ायर्ड ब्रांच मिलना, सब कुछ इतना आसान नहीं है ना। तो और उस समय आपका क्या दिमाग काम कर रहा है पेपर के टाइम, मतलब अब इतना मतलब पढ़ के आते हैं बच्चे, जैसे हमने इतना चैप्टर 2 का पढ़ा, बट अब क्या आ गया, फिर क्या दिमाग काम कर गया। तो इसलिए प्लान भी स्ट्रॉन्ग रखो, फिर इसको करो और करने जैसे मैंने MD किया, उसके बाद मैंने इसको किया, उसके बाद फिर इसको करो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ना PYQ एनालाइज करो, और PYQ के बेसिस पे मतलब अपनी स्ट्रैटेजी रखो बस, और फिर मतलब फोकस करो रिवीजन करने पे। जैसे मेरे को ही पहले मतलब मेरे को 1-2 लोगों ने गाइड से ही किया था वैसे, बट बाकी मुझे भी ना पहले ये था कि मटेरियल कलेक्ट करो, बट अब समझ में आ रहा है वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। याद होना चाहिए और राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब पहले आप बहुत सारे पेपर्स लिख कर आओ एग्ज़ाम में, मुझे लगता है तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाती है राइटिंग की, तो वो ज़रूरी है। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट मैम।